सबसे पहले करेंगे कुछ क्वेश्चन आपके सामने, लगभग 30 के लगभग क्वेश्चन है। उनके बाद में 4 पेपर हैं CET 10+2 के और 4 पेपर है ग्रेजुएशन के। वो 8 पेपर में मैथ के जितने क्वेश्चन आए वो सारे हल करेंगे। देखो सबसे पहले देखो आपके सामने क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है, और यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है तो उस थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों और रुपयों की। तो सिक्कों और रुपये में जब बात करते हैं तो सबसे पहली चीज की जैसे कि अपन निकालना होता है कुल मूल्य। तो कुल मूल्य कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कुल मूल्य? कुल मूल्य निकाला जाता है वस्तु की कीमत, और वस्तु की कीमत को वस्तु की किससे गुणा कर दिया जाए? संख्या से। वस्तु की कीमत को किससे गुणा कर दिया जाए? वस्तु की संख्या से गुणा कर दिया जाए। ये तो था अपने जैसे आय खर्च बचत या वस्तुओं को खरीदना बेचना, उनके आधार पर यदि अपन बात करते हैं उनमें तो काम में लिया जाता है क्या? कुल मूल्य बराबर है वस्तु की कीमत गुणा वस्तु की संख्या काम में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? अपन सिक्कों की बात कर रहे हैं। और जब सिक्के की बात कर रहे हैं तो सिक्कों से देखो कुल मूल्य किस प्रकार बन के आएगा। तो सिक्कों में यदि कुल मूल्य की बात करें तो सिक्कों में कुल मूल्य किस प्रकार से होता है? सिक्के की कीमत, एक सिक्का जो है वो कितने रुपए का है, 1 रुपए का, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जितने का सिक्का है और जितने सिक्के हैं उन सिक्कों की संख्या को यदि गुणा कर दिया जाए तो इस स्थिति में जो अपना मान आता है वो किसका आ जाता है? कुल रुपयों का आ जाता है। यानी कि सिक्के की कीमत को सिक्के की किससे गुणा कर दिया जाए? संख्या से यदि गुणा कर दिया जाए तो किसका मान आ जाएगा? कुल मूल्य का मान आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन जो है 2 चीजें दी हुई होगी आपको यहाँ पर। एक तो हमेशा आपको दिया हुआ होगा कि जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं या 10 पैसे के हैं, 5 रुपए के हैं। जो सिक्के की कीमत होगी उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो आपको देखो यहाँ पर सिक्के की जो है कीमत तो हमेशा मिलेगी आपको क्वेश्चन में। इसके साथ में बात करता हूं, या तो आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया जाएगा और या फिर आपको किसका अनुपात दिया जाएगा? कुल मूल्य का। जिसका अनुपात दिया जाएगा हो सकता है उसका कुल मूल्य संख्यात्मक रूप से दे दे, और हो सकता है कि उन 2 के रिजल्ट या मल्टीप्लाई से, जोड़ से, बाकी से जिससे भी कंडीशन से तीसरी चीज मिलती है उस चीज का मान दे करके फिर आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखो इस क्वेश्चन की यदि अपन बात करते हैं तो ये क्वेश्चन किस प्रकार हल करेंगे। इसमें देखो एक थैला है, उसमें सिक्कों की अपने को क्या दे रखी है? कीमत। सिक्कों की क्या दे रखी है? कीमत। सिक्कों की कीमत कितने रुपए हैं? 1 रुपये है, उसके बाद में 50 पैसे हैं, उसके बाद में 25 पैसे हैं। यानी सिक्के की जो है 3 सिक्के दिए गए हैं। 3 सिक्के कितने थे रुपए के हैं? 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और कितने पैसे का है? 25 पैसे का है। और यदि मैं बात करता हूं तो पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। यानी सिक्कों की संख्या का क्या दे रखा है अपने को? अनुपात दे रखा है। यानी दूसरा जो अनुपात दिया गया है वो किसका अनुपात दे रखा है? सिक्कों की संख्या का। कितना दे रखा है? 2:3:5। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए के कितने सिक्के? 2। 50 पैसे के? 25 पैसे के? हमेशा एक चीज का आपको यह ध्यान में रखना है कि यहां पर यदि रुपए में दिया तो या तो सारे ही किसमें होने चाहिए? रुपए में। या पैसे में है तो सारे ही किसमें होने चाहिए? पैसे में। देखो कभी भी आपको कुल मूल्य दिया जाए तो कुल मूल्य की स्थिति में रुपए को पैसे में बदल लो। कुल मूल्य की स्थिति में क्या करोगे? क्या करोगे? कुल मूल्य की स्थिति में रुपए को पैसे में बदलोगे। और आपको यहाँ पर कुल मूल्य की स्थिति ना दे करके और आपको यहाँ पर ऐसा दे दिया जाए कि इसमें आपके सिक्कों की संख्या इतनी है। तो जब सिक्कों की संख्या दे दी जाए तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? पैसे को किस में बदलना है? रुपयों में बदलना है। कब कैसे बदलोगे? यदि कुल मूल्य दिया हुआ होगा तब तो किस में बदलोगे? किसमें? पैसों में। और सिक्कों की संख्या होगी तब किस में बदलोगे? रुपए में बदलना है। अब देखो इसमें आपको ये दे रखा है तो देखो अभी यहाँ पर अपने को दिया हुआ क्या है? कुल मूल्य कितने रुपए हैं? 228 रुपए हैं। अब कुल मूल्य निकालने के लिए आपको चाहिए क्या कि सर मूल्य यदि मेरे को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कीमत को किससे गुणा करना पड़ेगा? संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ 1 रुपये का मतलब कितने पैसे हैं?
1 रुपए का मतलब कितने पैसे हैं? 100 पैसे हैं। अब देखो 100 पैसे के मेरे पास में कितने सिक्के हैं? एक सिक्के की कीमत 100 पैसे, मेरे पास सिक्के कितने हैं? कितनी कीमत हो जाएगी? कितनी कीमत हो जाएगी? 200। 200 पैसे की रुपए, अरे 200 पैसे होंगे कि रुपए होंगे? क्योंकि हमने यहाँ रुपए को किस में बदल लिया, तो 200 क्या हो गए? पैसे हो गए। अब देखो इधर कितने पैसे हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? कितना रुपए हो जाएगा? 150 पैसे हो जाएंगे। कितने पैसे हो जाएंगे? 150 पैसे हो जाएंगे। अगली स्थिति में देखो, अगली स्थिति में कितने पैसे दे रखे हैं? 25 पैसे। 25 पैसों के कितने सिक्के हैं? कितने पैसे हो जाएंगे टोटल? 25 पंजे 100। तो अब देखो टोटल पैसे कितने हो गए, जोड़ लो यहां से अपने आप में। 200, 300, 450, 475 पैसे हो गए। कितने पैसे हो गए? 475 पैसे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में जो मूल्य है वो 475 पैसे नहीं है। कितने रुपए हैं? 200। अच्छा, इधर रुपए में दे रखा है कि 228, इधर हमने किस में निकाला है, तो रुपए को किस में बदलना पड़ेगा? अच्छा, 228 रुपए है, पैसे में बदलने के लिए 1 रुपए में कितने पैसे, यानी 2 जीरो लगा दूं क्या? अच्छा देखो यहाँ पर क्या आ गया? पैसे। बताओ पैसे की संख्या से क्या कट गया? अब देखो 475 बराबर है 22,000, क्या आ गया? 800 आ गया। अब देखो इस स्थिति में मैं इसको काट सकता हूँ डायरेक्टली 25 से। तो सबसे पहले 25 से काटता हूँ। देखो इधर है, तो 25 से काटने पर देखो क्या माना जाएगा? 25 से कम कितना बच गया? 22। 25 नाम 225 बराबर, देखो इधर इधर कितना आ जाएगा? 25 नाम 225, कितना बच गया? 3, यानी कि 30। 25 एकम 25 दूनी 1 का मान देखो। 19 का पढ़ा बोलो कितने बार जाएगा? गुन्नी पंजे 85 होता है क्या? कितने बारी? 5 बारी। कितना बच गया? 6। हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी कहीं? अच्छा, गुन्नी पंजे 95 होता है क्या? अच्छा अच्छा, तो गुन्नी चौके कितना होता है फिर? 76। गुन्नी चौक 76। कितना बच गया? अरे 51 में से 76 गया, कितना बच गया? 15, यानी कितना आ गया? 152। कितने बारी जाएगा? 8 बारी। अरे कितने बारी जाएगा? 8 बारी। यानी एक इकाई का जो मान है वो कितने के बराबर आ गया? 48 के बराबर आ गया। निकालना कौन से पैसों की संख्या है? देखो 50 पैसे वाले कितने हैं? 1 का मान, 3 का मान कितना हो जाएगा? 48 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 3 8 24 का हासिल की 2, 3 चौके 12 और 2 कितने से हो जाएंगे? 50 पैसे कितने सिक्के? क्लियर है सभी का? अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अक्स प्लस वाई अनुपात वाई प्लस जेड अनुपात जेड प्लस अक्स बराबर 2 3 4। राजस्थान लेवल की भर्तियों में कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है? अक्स प्लस वाई अनुपात वाई प्लस जेड प्लस अनुपात जेड प्लस अक्स बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात किसका मान दे रखा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लास में समझा रखा है शायद ऐसा क्वेश्चन में सबको। देखो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले और दूसरे में कॉमन कौन दिख रहा है? क्योंकि यहां से मान किसका निकाल लेंगे? अक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का। पहले और दूसरे में कॉमन कौन सा दिख रहा है? वाई। अच्छा, पहले पे अक्स, दूसरे पे वाई, तीसरे पे जेड। पहले पे अक्स, दूसरे पे फिर एबीसीडी में से था क्या? तो देखो दोनों में कॉमन कौन है? वाई। वाई मतलब कौन सा नंबर? दूसरा। दूसरे नंबर वाले को भूल जाओ, कौन है? 3। बाकी जोड़ो 4 और 2 6। भूल गए उसको माइनस कर दो, 6 में से 3 गया तो अक्स का मान है 3। दूसरे और तीसरे में कौन कॉमन है? जेड। जेड कौन से नंबर पे? तीसरे पे। भूल जाओ इसको, 3 और 2 5 में से 4 गया तो 1। देखो आगे बात करते हैं पहले और तीसरे में। पहले और तीसरे में कॉमन अक्स है। अक्स कौन से नंबर पे आएगा? भूल जाओ इसको, 4 3 7 में से 2 गया तो 5। तो 3 1 और कितना हो गया? 5। अक्स वाई जेड का अनुपात आ गया क्या? हो सकता है प्रश्न में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो।
अरे निकाल सकते हो। अब देखो ये अक्स का मान, ये वाई का मान, ये जेड का मान, इन तीनों का योग प्रश्न ने अपने को दे रखा है कितना? 27। तो सबका आप भी योग कर दो, 3 और 1 4 और 5 प्रश्न कह रहा है 9 नहीं, योग कितना है? 1 का मान कितना हो जाएगा? किसका मान पूछा है? जेड का मान कितनी इकाई है? 1 इकाई का मान, 5 इकाई का मान। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? निकाल सकते हो क्या? आगे देखो, ऐसा क्वेश्चन शायद क्लास में करा रखा है मैंने सबको। देखो 6 54 का क्या बताना है? हो सकता है इस औसतानुपाती की जगह क्या पूछा जा सकता है? मध्यानुपाती। हो सकता है इसकी जगह क्या पूछा जा सकता है? द्वितीयानुपाती। और जब औसतानुपाती पूछता है तो किसका केस बनता है? विततानुपाती। किसका केस बनता है? इस विततानुपाती में होता क्या है? इसमें आपको 2 चीजें देकर के कौन सी चीज पूछता है? तीसरी चीज। और 2 चीज देके यदि तीसरी चीज पूछता है तो इस स्थिति में होता क्या है कि जो बीच वाला नंबर है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। बीच वाला नंबर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। जैसे इसमें कितनी चीजें हैं? 3। मैंने एक और समझाया था आपको, समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है? 2 अनुपातों का बराबर होना। तो 2 अनुपात बराबर करने के लिए एक अनुपात में कितने मान होने चाहिए? 2 अनुपातों में कितने मान हो जाएंगे? लेकिन यहां कितने दिख रहे हैं? 3 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? बीच वाले को डबल करेंगे, यानी a अनुपात चिन्ह किसका आता है? फिर बीच वाले को क्या करना है? रिपीट करना है। फिर से कौन आ जाएगा? इस प्रकार से किसका मान निकालते हैं? औसतानुपाती, मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको यहां से। अब मैं बात करता हूं तो इस आधार पर नहीं निकालना आपको। तो मैंने बता रखा था कि जब भी ये कोई सा शब्द दिख जाए, औसतानुपाती, मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती कभी भी दिख जाए तो अंडर रूट में लगा करके दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। अंडर रूट लगा दो और दोनों संख्याओं क्या कर दो? गुणा कर दो। अब गुणा करने में 54 को 6 से गुणा करने में दिक्कत आती है, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 अपनी जगह है। क्या 54 को मैं 6 गुणा 9 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अरे 54 को 6 गुणा 9 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब ये सारे अंडर रूट में है तो 2 6 अंडर रूट में है तो एक क्या आएगा बाहर अंडर रूट से? अब यहां पर 9 है तो बाहर कौन आएगा? केवल। तो 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 18। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है सभी का? देखो इसमें और क्या पूछा जा सकता है, एक बार उस पर आ जाओ थोड़ा सा। इसमें कभी भी आपको 3 चीज दे दी जाए और कौन सी पूछी जाए? 4 भी पूछी जाए। 3 चीज दे दी जाए और कौन सी पूछी जाए? 4 भी पूछी जाए। यानी कि आपको हो सकता है A B C दे दे और किसका मान पूछ ले। हो सकता है आपको A C D दे दे, किसका मान पूछ ले आपको। तो इस कंडीशन में कैसे निकालते हैं? देखो जो नहीं दिया हुआ होता है उसे क्या मान लिया जाता है? अक्स मान लिया जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहां पर 5 10 7 या 5 10 2 का तृतीयानुपाती क्या होगा? क्या पूछा गया है? तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती कौन से नंबर पे? पहले पे कौन? दूसरे पे कौन? तीसरा पूछा गया है क्या? जो पूछा गया उसे क्या मान लेंगे? अक्स मान लेंगे। आगे कौन बच गया? 2 बच गया। पहले को किससे गुणा कर दो? लास्ट से। 5 दूनी, इधर 10 गुणा अक्स क्या हो जाएगा? 10 से अक्स का मान निकाल सकते हो। जिसके बारे में पूछा जाए उसे क्या मान लेना है? अक्स मान लेना है। बाकी को सीक्वेंस से लिख देना। अगला क्वेश्चन देखो, देख के आप आंसर दे सकते हो। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार सीईटी में पूछा गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार की सीईटी में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम अनुपात कौन सा है। तो यहां पर 2 ही चीजें पूछता है, या तो न्यूनतम अनुपात के बारे में या किसके बारे में? अधिकतम अनुपात के बारे में। या तो न्यूनतम अनुपात के बारे में या फिर किसके बारे में पूछा जाएगा? अधिकतम अनुपात के बारे में। न्यूनतम जो सबसे छोटा दिखे वो तो न्यूनतम है, अधिकतम जो सबसे बड़ा दिखे वो क्या होता है? अधिकतम होता है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको? 21 और आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा पूछा कौन सा है? रुको पूछा गया न्यूनतम ही तो अधिकतम वाला है। न्यूनतम कौन सा दिख रहा है? 7 और तो न्यूनतम पूछेगा तो आंसर है 7 अनुपात
अधिकतम पूछेगा तो आंसर है 21:39। क्लियर है सबका? इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी पिछली बार। इस प्रकार के क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड की जो भी एग्जाम होती है उनमें बार बार पूछे जा रहे हैं। देखो ए अनुपात क्या दे रखा है, बी का मान 5:7 दे रखा है। इसका मतलब ए का मान कितना, बी का मान कितना। अपने को जो निकालना है उसमें जहां ए दिखता है ए का मान रख दो, जहां बी दिखता है वहां किसका मान रख दो, बी का मान रख दो। देखो 3 गुणा ए का मान कितना है, प्लस 5 गुणा बी का मान कितना है, 7। अनुपात देखो 5 गुणा ए का मान कितना है, प्लस 2 गुणा बी का मान कितना है, 7। देखो 5 तिया 7 पंजे 35 और 15 50। इधर देखो 5 पंजे 7 दूनी 25 और 14 कितने होते हैं, कितने होते हैं, 39 होते हैं। कितने होते हैं, 39 होते हैं। ऐसा देखो 50 को 39 कट सकता है क्या, नहीं कट सकता। तो देखो ये थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक कर रखी है। इसका आंसर क्या होगा 50:39, यानी 50 बट्टे क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसी की जगह अब आप लोग मुझे मान बता दो कि यहां पर जो है मैंने इसकी जगह ये लिख दिया कि 3a प्लस 5b अनुपात मैंने लिख दिया 5a माइनस 2b। जल्दी से मान बताओ। कितना आ गया, देखो 3a का मान 5 दिया 15, बी का मान 7 पंजे कितना हो गया इधर से तो 50, 5a 5 पंजे 2b 7 दूनी 25 में से 14 गया, कितना बच गया। तो जो ऐसा क्वेश्चन है वो टाइप करने में मिस्टेक है। यहाँ क्या था माइनस, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पिछली बार सीईटी पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि अक्स की आय वाई की आय से कितनी 10% का मतलब 1/, किसकी बात करें, अक्स की और अच्छा अक्स ज्यादा है क्या वाई से, अरे ज्यादा है कम है, यानी कि अक्स वाई का मान 10 होगा तो अक्स का मान 1 ज्यादा कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे कह रहा है वाई की आय जेड की आय से 20% कम है, 20% मतलब 1/, यानी कि जेड का 5 तो 1 कम कितना हो जाएगा। दोनों में कौन दिख रहा है, क्रॉस में, क्रॉस में वाई दिखते हैं। कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, उल्टा एन, तो लगा दो उल्टा एन। 11 चौके 44, 10 चौके 10 पंजे क्या 2 से कट रहे हैं क्या सारे के सारे, तो कितना आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 22 20। क्या कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी के। आगे वाला क्वेश्चन है देखो आपके सामने, देखो ए बी सी और क्या दे रखा है, ए बी का अनुपात बताइए कितना है, बी सी का मान बताइए कितना है। यदि बराबर नहीं है तो नीचे वाली लाइन में लिखते हैं क्या, जैसे सी डी का कितना है, और जहां कोई नहीं दिखे वहां कौन आएगा, जहां कोई नहीं दिखे वहां कौन आएगा, पड़ोसी। तो मौका देके तो पड़ोसी आता है 3। यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ 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 कुछ करता हुआ नजर आ रहा है क्या, मेरे को तो दिख रहा है। देखो 3 3 3 3 दूनी 6, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 2 चौके 8 8 दूनी 16, 6 चौके 24, 6 पंजे 7 पंजे। देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, कौन सा ऑप्शन है, दूसरा। दूसरा है तीसरा, 16 24 30 35। सबको समझ में आ गया होगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 23, 30, 57, 78 प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि सभी किसमें हो, समानुपात में हो। तो इस कंडीशन में देखो आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो और जुगाड़ मेथड से भी कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, क्या क्या संख्या है, 23, 30, 57, अंतर निकाल लो दोनों का, इधर के जोड़ेगा इधर के जोड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि समानुपात किनका जोड़ा होता है, दो अनुपातों का होता है, और दोनों और कौन आते हैं, अनुपात आते हैं। एक अनुपात में कितनी संख्या चाहिए, कम से कम, अरे तुलना करने के लिए कम से कम कितनी, दो चीजें चाहिए। तो अब देख लो इन दोनों का अंतर निकालो, 23, 30 का, 57, 78 का, कितना हो जाएगा, 21। कट रहा है क्या अनुपात, काट दो, 7 1 7 या 21, क्रॉस में गुणा कर दो, इधर के जोड़े को पहले का इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 23 या 69, इधर के जोड़े के पहले को इधर, 57 1 और 3 में कितने का अंतर, इधर कितने का अंतर, 8 का है क्या, तो 2 का मान कितना हो गया, 1 का मान कितना हो गया, 4। क्या 4 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो 4 का मल्टीपल दिख रहा है क्या, अच्छा मैंने कर दी क्या मिस्टेक, एक सेकंड रुको, क्या आएगा, अच्छा 69 में और 57 में, अच्छा हमने 77 के हिसाब से कर दिया ना, तो इसमें कितना का अंतर हो जाएगा, देखो 12 का हो जाएगा। ठीक है, 2 से 12, ठीक है 2 से 12 का मान है 12 के बराबर अपने को एक इकाई का चाहिए होता है, कितना आ जाएगा, 6। आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऐसे नहीं करते हो तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, सब में ऑप्शन जोड़ जोड़ के और हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 23 में, जैसे इसी 6 के आधार पर बता देता हूँ, पता ही चल गया अब तो। देखो 23 में 6 जोड़ोगे, 23 और 6, अच्छा घटाना है क्या, 23 में से 6 किया तो कितना बच गया, 17। 30 में से 6 किया तो कितना बच गया, 24। अब आगे वाले में देख लो, 57 में से 6 किया तो 51, 78 में से 6 किया तो 72। किससे कट रहा है देखो, अरे किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है कि 7 दोनों 3 से कट रहा है, 17 दिया 51 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 17 अनुपात 24 बराबर आ रहा है क्या अनुपात, और बराबर आने का मतलब किसमें है, समानुपात में, बराबर आने का मतलब किसमें है, समानुपात में है। कोई दिक्कत किसी के, देखो सीईटी ग्रेजुएशन में औसत का टॉपिक है नहीं, लेकिन औसत के आधार पर क्वेश्चन बना हुआ है, और औसत का मतलब हमेशा ध्यान रखना कि औसत का जो मतलब होता है हमेशा कौन सा होता है, मध्य। औसत का मतलब क्या होता है, यानी कि कौन सा होता है, बीच वाला मान। कौन सा मान हो जाएगा, बीच वाला मान हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मेरे को अनुपात क्या दे रखा है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दे रखा है। बताओ 2 3 4 क्रम से चल रहे हैं क्या, क्रम से चल रहे, तो औसत कौन सा होता है, मध्य वाला। 3 का मान प्रश्न ने कितना दे रखा है, यानी कितने से गुणा करूं, 3 को 39 आ जाए, 13, यानी एक इकाई का मान कितना, 13। किसका बताना है, छोटी, छोटी 2 वाली होगी 4 वाली, 2 वाली। ए इसका देखो 1 का मान 13, तो 2 का मान 2 गुणा 13 कितना हो जाएगा, 26। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने सोचा था वो नहीं है मेरे पास में। देखो कौन कौन दिख रहे हैं आपको, सुधीर और संजय। क्या कर रहे हैं ये, नाश्ता कर रहे हैं ना, रसगुल्ले खा रहे हैं। सुधीर और संजय, इनकी किस किस चीज का मान दे रखा है, किस किस चीज का, आयु का। कब का दे रखा है, वर्तमान का। 4 अनुपात कब की आयु है, ये वर्तमान की है। फिर क्या कह रहा है आगे, 5 वर्ष बाद में, कितने साल बाद में, क्या 5 साल बाद दोनों 5-5 साल बड़े होंगे कि नहीं होंगे। अनुपात 5 अनुपात, देखो 4 में 5 में कितने का अंतर है, 5 में 6 में कितने का अंतर है। यदि अंतर समान होता है तो ही मानना है, अंतर समान नहीं होता तो क्या करना है, अंतर को समान, समान करने के लिए क्या करना है, ऊपर के अंतर को नीचे गुणा, नीचे के अंतर को ऊपर गुणा। क्लियर है सबका। अब इस एक इकाई का मान बताओ, आज में और आज के 5 साल बाद में कितने का अंतर होगा। अरे आज में और आज के 5 साल बाद में कितने का अंतर होगा भाई, तो इस एक का मान कितने साल हो गया,
5 साल हो गया। अब बताना देखो किसकी आयु है। तो सुधीर की वर्तमान आयु, सुधीर की वर्तमान आयु कितनी इकाई है? 1 का मान 5 है तो 4 का मान 4 पंजे 20 वर्ष। कितनी आयु हो जाएगी उसकी? 20 वर्ष। क्लियर है क्या सबका? कोई दिक्कत किसी के? आगे देखो, परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ है। और प्रश्न कह रहा है कि यदि जीवित, ये जान नहीं है जन्मे है ना ये जान शब्द टाइप हो गया ना, ये है जन्मे, जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है। यानी एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है। संख्या कितनी? 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो जाएंगे? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये कौन हो गया? 1 करोड़ हो गया। अच्छा, 1 करोड़ में से बच्चे कितने हैं? शिशु कितने हैं? परसेंट के लिए कितने से गुणा? बस ये क्वेश्चन हो गया। आपको ये बताना था कि 85,000 जो शिशु हैं वो 1 करोड़ की जनसंख्या पर जन्म ले रहे हैं, तो आपको जन्म दर बतानी थी। क्या बतानी थी? जन्म दर बतानी थी। अब बताओ, 85,000 शिशु हैं, लेकिन वो है कितने में से? 1 करोड़ में से। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। बस कर दिया 100 से गुणा। देखो, 3 जीरो तो ये कट गई और 2 जीरो ये वाली कट गई। अभी भी 2 बच गई, तो 1 और 2 क्या है? तो 8 और 5 2 ही थे, यानी 0.85%, 0.85% हो जाएगा। कोई दिक्कत? संभावना है सिर्फ वृद्धि ह्रास वाले क्वेश्चन आने की। जो वृद्धि और ह्रास वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके आने की संभावना रहती है। देखो, तुलना वाले प्रश्न, 1 लीटर का कितने परसेंट क्या है? 400 ml। कभी भी यदि तुलना करनी होगी तो तुलना करने के लिए जो राशियां होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। मैं से थोड़ी कह सकता हूं कि एक लड़का है जिसकी हाइट 6 फीट है, उसका वजन 60 किलो है, अंतर बताइए। बता दोगे? नहीं बता सकते ना। मैं ये कहता हूं आपको कि एक लड़का जो है उसकी हाइट 5 फीट है, एक दूसरा लड़का है उसकी हाइट 7 फीट, अंतर बताइए। 2 फीट। फीट और फीट यानी कि इकाई समान है, तो क्या बता सकते हैं? अंतर बता सकते हैं। तो यहां देखो, 1 लीटर के बारे में पूछा है कि 1 लीटर का कितने परसेंट क्या है? यानी प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जो 400 ml होता है वो 1 लीटर का कितने प्रतिशत होता है? यानी किसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न? मेरे को इतना बता दो। अरे प्रतिशत तो निकालेंगे, पूछ किसके बारे में रहा है कि किसका, किसके लिए लीटर निकालते हैं अपन? तुलना के लिए क्या चाहिए होता है? तुलना का प्रश्न हल करने के लिए ऊपर लिखते हैं जिसके बारे में बात की जाए, नीचे लिखते हैं जिससे तुलना की जाए। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। बताओ किसके बारे में पूछा है प्रश्न ने? 400 के बारे में। कितने से तुलना करवा रहा है? 1 लीटर। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। परसेंट के लिए गुणा 2 जीरो से 1 जीरो से कितने परसेंट आ जाएगा? 40%। कितने परसेंट आ जाएगा? 40%। कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? अगला प्रश्न देखो, ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है? 25%। मतलब 25% मतलब 1/4 होता है। यानी ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक, यानी इसके 4 तो इसकी कितनी हो जाएगी? भाई अधिक का मतलब ऊपर वाले में क्या लगा दो? प्लस। कम होता है तो ऊपर वाले में माइनस लगा दो। तो 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। अब पूछ रहा है कि बी जो है उसकी ए से कितनी कम है। मेरे को एक बताओ, ए की आय कितनी है यहाँ पर? बी की आय कम किसकी है? किससे है? कितनी? 1 कम है, कितने से है? 5 से। 1 कम है, कितने से है? परसेंट में निकालने के लिए कितने से गुणा? कितने से कहा जाएगा मान? 20। कितना आ जाएगा? 20%। कितना परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? कि तुलना का प्रश्न, जैसे मैंने ये मान लो यहां पर ऐसा लिख दिया कि मुझे ये बताओ कि ए की आय जो है बी की आय से 33 सही 1/3% कम है। लिख देता हूं, ए की आय बी की आय से 11 सही 1/9% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी? बताओ इसका आंसर।
कितने परसेंट? साढ़े, देखो 11 से 1/9% मतलब 1/, अच्छा कम है क्या? तो 9 से 1 कम कितना हो जाएगा? कितनी ज्यादा इसकी? 8 से। परसेंट के लिए 1/8 का मतलब सब जानते हो 12.5%। क्लियर है सबका? अगला प्रश्न देखो। अच्छा मैंने एक चीज लिखाई थी आपको कि जब खर्चा समान हो, क्या समान हो? खर्चा समान हो, तो खर्चा समान होने की स्थिति में कीमत और खपत एक दूसरे के कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं कि नहीं होते हैं? अब देखो इसमें प्रश्न कह रहा है 25% मतलब 1/4। किसकी बात हो रही है? कीमत की। यानी कीमत पहले 4 थी, वृद्धि होने का मतलब कितनी हो जाएगी? तो खपत का अनुपात बता दो फटाक से। 5:4। बताओ 5 से 4 कितना कम हुआ? कितने पर हुआ? परसेंट के लिए कितना परसेंट? क्लियर सबका? ये देखो एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 है। यदि उसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब हानि, यानी मतलब कमी होना, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था? ठीक है। अच्छा 6,561 तो कब है? वर्तमान में है। और प्रति वर्ष कितना कम हो रहा है? 10% मतलब 1/, कम हो रहा है क्या? कम हो रहा है तो क्या लगा देंगे? माइनस, यानी 10 से 1 कम तो कितना हो जाएगा? कौन सी साल के लिए? पहली साल। दूसरी साल के लिए फिर से 10 से 9। तीसरी साल के लिए फिर से 10 से 9। गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा? 1000। 9 का क्यूब 700। क्वेश्चन कह रहा है 729 नहीं 6,500। एक इकाई का मान बताओ फटाक से। एक इकाई का मान बताओ जल्दी से। कितना आ रहा है? 7 नाम 63 लगभग 9 आ जाएगा ना। तो 1000 का मान कितना आ जाएगा फिर? क्योंकि अपने को 1000 का मान ही बताना था भाई, पहले कितना उसका मूल्य था, ये तो बताना था अपने को कि एक इकाई का मान 9 है, पहले मूल्य 1000 इकाई था, कितना हो जाएगा? 9000। कितना हो जाएगा? 9000 हो जाएगा। गर्मियों को समाधान है क्या? देखो एक चुनाव जो है, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों कितना परसेंट तथा वह कितने से हार गया? तो कुल डालेगी किनकी बतानी? मतों की संख्या बतानी है। तो चुनाव की जो टाइप है उसको पढ़ जाना थोड़े से अच्छे से। चुनाव से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है परसेंटेज में। देखो चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, चुनाव करवाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? किसकी? वोट देने वालों की। किसकी आवश्यकता है? और वोट देने वालों के लिए एक सूची बनाकर उनका नाम लिखा हुआ होता है। क्या नाम? मतदाता सूची। उसके मतदाता सूची में कुल मत होते हैं क्या? अरे मतदाता सूची में कुल मत होते हैं क्या? मेरे को बताओ, जैसे कोई व्यक्ति है वो एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो गया, उसका खुद का वोट लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, यानी वो जनता में शामिल है कि नहीं है? है। अच्छा मतदाता सूची है, कुल मत इसमें आ गए। अब कुल मतों में से क्या होते हैं? कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ वोट नहीं भी देते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार से लिखेंगे इसको, एक तो वोट देने वाले और दूसरे कौन से लिखेंगे? वोट नहीं देने वाले। वोट नहीं देने वाले लिखेंगे, ठीक है। यानी वोट देने वाले आएंगे और वोट नहीं देने वाले आएंगे। अब जो वोट देते हैं जरूरी थोड़ी कि सारे वोट को ही सही देते हैं, कोई फर्जी भी देता है कि नहीं? कौन कौन देता है आप में से? इतने फर्जी हो रहे? अच्छा इतने देखो, इनमें से कुछ मत तो कौन से होते हैं? वेद होते हैं। और कुछ कौन से होते हैं भाई? अवेद होते हैं। अब देखो वेद मत होते हैं, जीत और हार की गणना कौन से मतों से? वेद मतों से होती है। वेद मत जो होते हैं उनमें एक तो कौन होता है? सफल जीतने वाला होता है और एक असफल हारने वाला होता है। कितने से जीता कितने से हारा, दोनों के बीच का क्या होता है? अंतर। दोनों के बीच का क्या होता है? अंतर होता है। अब आ जाओ प्रश्न की कहानी देखो, पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे भाई? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों कितना परसेंट लिया? अच्छा वोट अपने आप में कितने परसेंट होते हैं? एक ने कितने परसेंट ले लिया? दूसरे के पास कितने बचे?
बताओ जीता कौन सा इनमें से? 65 वाला। तथा वह 5580 मतों से हार जाता है। कितने से हार रहा है? कितने परसेंट से? कितने परसेंट से? देखो 9 तो वो 9 इधर से 18%, और पर्सन कह रहा है 18% नहीं आ रहा। कितने से आ रहा है? 5580। 1% का मान 18 2 या 54, 18 एकम 18 310 हो जाएगा। क्या बताना? कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने परसेंट? 2 जीरो और लगा तो कितना आंसर हो जाएगा? 31,000। कितना हो जाएगा? 31,000। क्लियर सबका? ये फॉर्मेट दिमाग में छाप के रखना, इसके आधार पर सारे चुनाव के प्रश्न हल हो जाएंगे। क्या? देखो 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी है? 12। कौन कौन बेचता है? आती नहीं आजकल तो। आज तो 1 की 4 आने वाली बंद हो गई शायद ना। आती है क्या? अच्छा अच्छा। अब वो तो गया जमाना 8 आने वाला। यार वो तो पहले तो 1 की 16 भी आती थी। देखो 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी है? देखो दिमाग में एक चीज हमेशा रखना, ऊपर तो हमेशा क्या लिखना है? मूल्य। नीचे हमेशा क्या लिखनी है? ये एक दिमाग लाभ आने के इन क्वेश्चंस के लिए सेट करके रखो आप। तो ऊपर हमेशा, नीचे हमेशा मूल्य कितना रुपए? 1 रुपए। मूल्य कितना रुपए? 1 रुपए। वस्तु कितनी? वस्तु कितनी? 12। अच्छा बताओ कि 1/12 आ गया। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन है? अच्छा 1 में 12 बेचेगा तो एक व्यक्ति को कितने परसेंट की हानि होती है भाई? 20% की। कितने परसेंट की हानि होती है? अच्छा बताओ 1 रुपए में 12 बेचेगा, 20 की हानि हो गई तो उसने बेचा कितने परसेंट पर? कितने परसेंट पर? तो 1% का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 1/12। इस 80 को इधर भेज दूंगा, गुणा कितना आ जाएगा? 80। गुणा कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है प्रश्न है? तो 20% लाभ लेना है मेरे को, तो 100% कीमत होती है, 20 का लाभ लेना है। कितने में बेचूंगा? 120 में। यानी मेरे को कितने परसेंट का मान चाहिए? 120% का मान चाहिए। तो निकालते हैं। देखो 12 धाए 120, 0 से 1/, पूछा क्या है? 1 रुपए में कितनी बेचेगा। देखो 1 तो रुपया तो मूल्य है, और 8 क्या है? यानी 1 रुपए में कितनी बेचेगा वो? 1 रुपए में कितनी बेचेगा वो? 8। देखो हमेशा ऐसे लिख लेना, 1 रुपए में कितनी बेच रहा है, तब क्या हुआ उसे? हानि। कितने की हुई? कितने में बेचा उसने? जितने में बेचा उसे कहाँ लिख लो? जितने में बेचना है उसे ऊपर लिख लो। कितने में? 20 का लाभ लेके कितने बेचेगा? 100। कैलकुलेशन कर लो, 1/8। यानी 1 रुपए में कितनी बेचेगा? 1 रुपए में कितनी बेचेगा? कर लोगे? इस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन की आने की संभावना रहती है। या तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एक वस्तु 1 रुपए में 5 की दर से बेची जाती है, तथा उन्हें 2 रुपए में 3 की दर से बेच दिया जाता है। तो इस स्थिति में कुल लाभ तो हानि परसेंट की गणना कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना? ऊपर मूल्य, नीचे वस्तु, क्रय मूल्य निकालो। एक साइड से क्या निकालो? विक्रय मूल्य। क्रॉस गुणा लगा करके CP/SP का अनुपात, उनके बीच का अंतर निकाल के लाभ या हानि होता उसे निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखो, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 6000। पुरुषों की संख्या में 8% की क्या होती है? पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? और महिलाओं की संख्या में कितने की होती है? तो कुल कितनी जनसंख्या हो जाती है? 6000 से 6500 कितना बढ़ गया? 6000 से 6500 कितना बढ़ गया? 500। अब देखो कुल जनसंख्या कितनी थी? 6000। कुल जनसंख्या कितनी थी? 6000। अच्छा 6000 से 2 हिस्सों में वृद्धि हो रही है, एक तो पुरुषों में और एक महिला में। एक तो पुरुषों में और एक किसमें हो रही है? महिलाओं में हो रही है। अब जो पुरुषों में कितने परसेंट है? 8% है। महिलाओं में कितने परसेंट है? मुझे बताओ 6000 का 8% कितना आएगा? 480। 6000 का 10% कितना आएगा? क्या एलिगेशन लगा दूं यहाँ पर? कुल कितने बढ़ रहे हैं? क्रॉस में अंतर निकालते हैं, ऐसे इधर का अंतर, ऐसे इधर का। 600 में से 500 गया तो 500 में 480 गया तो 20 एकम 20 पंजे 5 और 1 टोटल कितने? प्रश्न कह रहा है 6 नहीं, टोटल कितने हैं? 6000। टोटल कितने हैं?
एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा 1000। किसका पूछा है, महिलाओं की संख्या। महिलाएं देखो किधर है, एक का मान 1000। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा। एलिगेशन अप्लाई करना सब जानते हो, अरे सब जानते हो कि नहीं। ये देखो देखो अगला प्रश्न, ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन है, यदि 6 व्यक्ति एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं। यदि 6 व्यक्ति एक दिन में कुर्सियां क्या कटा यहां से, तो 18 आदमी 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। देखो 6 व्यक्ति कितनी कुर्सी बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, कितनी कुर्सियां बनाई जाएगी, ठीक है। देखो 6 व्यक्ति कुर्सी 8 दिन में बनाते हैं। इस वाले छोड़ो, भी देखेंगे, देखो दूसरे टाइप से कोई दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि सोहन ने 2 बकरियां जो समान मूल्य पर बेचकर, अच्छा समान मूल्य पर बेचने का मतलब, समान मूल्य पर बेचने का मतलब बताइए मुझे। बेचने वाला मूल्य कौन सा होता है, विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। वो कैसा है, समान है। मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको नोट्सों में, याद हो तो, क्या समान हो, क्या समान हो, विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। और लाभ परसेंट बराबर क्या हो, हानि परसेंट। लाभ परसेंट बराबर क्या हो, हमेशा क्या होगी, हमेशा क्या होगी, कितने की होगी, अक्स स्क्वायर बटे 100%। हानि कितने की होती है, अक्स स्क्वायर बटे 100%। बताओ दोनों का विक्रय मूल्य समान है क्या, क्या 10% का लाभ आ रहा है क्या, क्या 10% की हानि आ रही है क्या लाभ परसेंट बराबर हानि परसेंट है क्या, अरे लाभ परसेंट बराबर हानि परसेंट है क्या। तो इस कंडीशन में अक्स स्क्वायर बटे 100% की क्या होगी, हानि, क्या होगी, हानि। कहीं पर लाभ दिख जाए तो उसको तो सीधे सीधे देख के क्या कर देना है, काट देना है। अब देखो कितने की होगी, 10 का स्क्वायर है 100 बटे 100 से 100 कटे कितना आएगा, कितने परसेंट की हानि, कौन सा ऑप्शन। कभी भी आपको प्रश्न में ऐसा दे दें कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, कौन सा मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान होता है, और एक वस्तु का लाभ परसेंट दूसरी वस्तु की हानि परसेंट के कैसे हो, बराबर हो। इस सौदे में न तो लाभ होता है और न ही, इस सौदे में न तो लाभ और न ही। क्लियर है सबका। शायद अगला प्रश्न ऐसा ही होगा, देख लो आंसर बता दो इसका। 2 वस्तुओं का कौन सा मूल्य समान है, क्रय मूल्य। पहले वस्तु का लाभ कितना परसेंट है, दूसरी पर 20 की हानि। क्या लाभ परसेंट बराबर हानि परसेंट है क्या क्रय मूल्य समान है क्या। तो ऐसे सौदे में कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता इस सौदे में। अब इसमें गलती से आपको ऐसा दे दें कि ये लाभ परसेंट हानि परसेंट बराबर नहीं है, क्या नहीं है, बराबर नहीं है। आपको कह दें कि एक दुकानदार है जिसने 3 वस्तु बेची, पहली पर उसको 10% का क्या हुआ, लाभ, दूसरी पर 20% का क्या हुआ, उसे लाभ ही हो रहा है, और तीसरी पर जो है उसे हो रहा है 30% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो बताओ उसे तीनों वस्तु बेचने पर इस सौदे में उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। तीनों वस्तु बेचने पर उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो जब क्रय, और इसमें ऐसा है कि तीनों का क्रय मूल्य समान है, तीनों का क्या समान है, क्रय मूल्य समान है। देखो जितनी वस्तुएं एक, उनका सबका क्या समान दे दें, क्रय मूल्य समान दे दें। क्या समान दे दें, क्रय मूल्य समान दे दें। तो जो सौदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो प्लस के साइन के साथ लिख दो, हानि हो रही तो सब में प्लस प्लस कर दो, क्योंकि लाभ भी हो रहा है, लाभ भी हो रहा है, लाभ भी हो रहा है। तीनों को जोड़ दो, 10 और 20, 30 और 30। कितने सौदे, 1 2 और कितने का भाग लगा दो, टोटल कर दो, जितने सौदे हैं भाग लगा दो, 60/3 कितना परसेंट, तो कितने परसेंट का हो जाएगा, 20% का लाभ। कोई दिक्कत। इसी की जगह आपको प्रश्न ऐसा दे देता
कि आपके लिए 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? समान है। पहली वस्तु पर 10% लाभ, दूसरी पर 30% हानि, तीसरी पर 20% का लाभ, चौथी पर 10% की हानि। तो इस सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंट की गणना कीजिए। तो जहां जहां लाभ होता है वहां तो प्लस, जहां हानि होती है वहां माइनस। तो प्लस का 10 माइनस का, प्लस का 20 माइनस का 10। सौदे कितने हो गए? 1 2 3 और 1। देखो प्लस वाला को जोड़ लो, 20 और 10, 30 से 30 कट गया, माइनस 10 बटा क्या आ गया? 4। माइनस 10 बटा 4 का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस 2.5, यानी 2.5% की क्या हो जाएगी? माइनस का आने का मतलब क्या हो जाएगी? तो 2.5% की क्या हो रही है इसमें? ऐसा प्रश्न आ जाए तो कर दोगे? कोई दिक्कत? अगला देखो, साधारण ब्याज का प्रश्न है। ये दर है ना, नर नहीं है ना। अच्छा, 5,000 रुपए दर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का क्या बताना है? ब्याज बताना है। बताओ दर कितने परसेंट? दर का मतलब क्या होता है? 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाली राशि क्या कहलाती है? किसे कहते हैं? दर। 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाली राशि क्या कहलाती है? दर कहलाती है। अब देखो दर की यदि मैं बात करता हूं तो दर कितने परसेंट है? दर है कौन सी? वार्षिक मतलब कितने महीने की? 1 महीने में कितना ब्याज? 20%। कितने साल के लिए देंगे? 3 साल। 3 साल में कितना दे देंगे? 60%। कितना परसेंट? 60%। अब बताओ 60% ब्याज तो देंगे, लेकिन ब्याज किसके ऊपर देते हैं? मूलधन कितने रुपए हैं? तो 60% किसका आएगा? 5,000 का। बटे में कितना आ जाएगा? 100। क्यों लगा दूं 100? क्यों लगा दूं 100? परसेंट काटने के लिए। ठीक है, 2 जीरो से 1 जीरो से 6 पंजे 30। क्या निकाल दी? मैं तो रेट निकाल दी क्या इसकी? पूछा क्या इसने? अरे रुको 1 मिनट रुको, देखो क्या काट दे। देखो 20% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से 3 वर्ष का क्या बताना है? ब्याज। यानी कितना परसेंट देंगे? 60%। 60% किसका देंगे? 5,000। किसका देंगे? परसेंट से देखो दोनों जीरो कट गए, 6 पंजे 30 और 2 जीरो, ये कितने रुपए हो गए? कितने रुपए हो गए? 3,000। अगला देखो, साधारण ब्याज की मैं एक बताता हूं आपको। साधारण और चक्रवर्ती ब्याज में क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। तो यहां से रहती है कि 2 राशियां हैं और उन 2 राशियों का साधारण ब्याज ये है, चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो उनके लिए दर बताओ। दूसरा आपको देता है कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में इतने रुपए का अंतर है, तो वो मूलधन क्या होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, चक्रवर्ती ब्याज की दर इतनी है, यदि चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर ये रहा है तो कुल ब्याज कितना दिया। हो सकता है पूछ ले कुल मूलधन क्या था। ये 2 टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की क्या है? दर है। यानी मैं ब्याज की दर कितने परसेंट देता हूं? 5%। अब देखो समय कितने थे? मैंने पहले कितने साल के लिए दिया? 5% की दर से 3 साल के लिए दिया मैंने। ब्याज कितना परसेंट आ गया? अगली बार भी मेरी रेट तो कितने परसेंट है? कितने साल के लिए दिया मैंने, कितना परसेंट आ गया? अंतर कितने का? पर्सन कह रहा है नहीं भाई कितने का अंतर? तो 5% का मान कितने के बराबर है? 1% का मान कितना हो जाएगा? 42/5। 1% 42/5। किसका मान निकालना है? राशि का। राशि कितने परसेंट है? 100%। कितने से गुणा कर देंगे? 5 से कितने बारी कट जाएगा? 2 दूनी 2 चौके कितने रुपए? कितने रुपए? सब हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इसमें मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी कि 5 रुपए से 7 रुपए ब्याज कितना मिला? कितने रुपए पर? परसेंट के लिए ये मिल तो रहा है कितने साल में? 5 पंजे 2500 के 4 दूनी रेट कितने परसेंट? क्लियर है सबका?
देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस के आने की संभावना रहती है, इस प्रकार के क्वेश्चंस के आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, बातें बातें बंद कर दो जो कर रहे हैं वो। कोई धन है, साधन नहीं है, ये साधारण है भाई, है ना। साधारण ब्याज से 7 साल में निश्चित दर से कितने गुना हो जाता है? 4 गुना। यानी मैंने मान लिया मेरे पास कितने रुपए थे, 4 गुना होने का मतलब कितने हो गए, कितने साल में? अब देखो 100 से 400 बन रहे हैं तो कितने ज्यादा बन गए? जो ज्यादा बन गया वो मेरा क्या है? यानी मैंने 7 साल में ब्याज के रूप में कितने रुपए ले लिए? 300 रुपए। निश्चित दर से तो 13 गुना करना है अपने को। मुझे बताओ 13 गुना होने का मतलब कितना हो जाएगा? 1300 में से 100 से 1300 हो रहा है। खुद के कितने थे अपने? 100 थे। ज्यादा कितना मिल रहा है? जो ज्यादा मिल रहा है वो क्या है अपना? यानी कितने रुपए ब्याज में मिले? बताओ 300 से 1200 कितने गुना? इधर भी कितना? 7 चौके कितने साल का समय? कितने साल का समय? क्लियर? अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो कोई धनराशि 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। कितने समय के लिए? यानी 4 साल के लिए किसी को राशि उधार दी जाती है। उससे कितने परसेंट दर अधिक दें? 2%। तो कितने ज्यादा मिलेंगे? तो क्या बतानी है? धनराशि। मेरे को ये बताओ कि मैंने 4 साल के लिए दिया, 1 साल में 2% ज्यादा मिला, तो मुझे कुल कितना परसेंट ज्यादा मिल गया? लेकिन 8% का मान क्वेश्चन कह रहा है कितना है, तो 1% का मान 68 बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मुझे निकालना क्या? धनराशि। धनराशि कितने परसेंट हो जाएगी? तो कितने से गुणा कर दूंगा मैं? देखो 4 दूनी 8, 4 से कितने बार कट जाएगा? 17 चौके 68, 2 से 50, 17 5 कितना होता है? 85, 850 कर लोगे? वो 58 जो है ना इसकी जगह 850 है। ठीक है, हाँ। देखो कोई धन ब्याज की निश्चित दर से कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। कितना हो जाता है? मैंने मान लिया मेरे पास रुपए कितने थे? पी फॉर पेरोट है, प्रिंसिपल है। ठीक है, अपने को मूलधन मानना है, प्रिंसिपल है ना। कितने रुपए हो जाते हैं? कितने साल में? अच्छा, कितने साल का समय और दिया? 6 में से 2 तो पहले दे चुके, कितने बचे? तो बताओ 4 साल में कितना हो जाता है? 4400। कितने ब्याज के रूप में मिल गए 4 साल में? 1600। तो 1 साल में इधर कितने साल का ब्याज दिया? 1 साल में 400, 2 साल में अच्छा 2800 में 800 ब्याज के। खुद के कितने थे अपने? कितने थे खुद के? तो मूलधन ही बताना था क्या? कितना आ गया? हो सकता है गलती से प्रश्न में ये भी दे दे कि दर परसेंट क्या होगी। क्या पूछ ले? तो दर कितने साल की होती है? 1 साल की। बताओ 1 साल में ब्याज कितना मिला? 400। कितने रुपए पर मिला ब्याज? क्योंकि ब्याज किसके ऊपर मिलता है? मूलधन कितने रुपए हैं? परसेंट के लिए गुणा 2 जीरो से 1 से 40 में 2 का भाग, तो दर कितने परसेंट? दर कितने परसेंट? कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? तो चाहे दर पूछे चाहे मूलधन पूछे निकाल सकते हो। एक लाइन और दे दी प्रश्न ऐसा इसमें, जैसे ये लाइन लिखी हुई है कि कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 2800 हो जाता है। अगली लाइन ऐसे बोल देता कि तथा और 6 वर्ष में। यहां पर एक शब्द क्या दे देता? और 6 वर्ष का मतलब फिर यहाँ 4 नहीं है, कितना वर्ष आएगा? 6 वर्ष आएगा। क्लियर? अब देखो बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों पर। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कि एक धन कितना है, वह धन कितना होगा जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से कितना है? 132। यानी कौन से साल का ब्याज दे रखा है? दूसरे साल का। देखो आ जाओ ट्री मेथड पर। देखो रेट कितने परसेंट है? 10%। मतलब 1 बटा कितने साल की बात हो रही है? तो ये मूलधन है, ये पहले साल का साधारण, ये दूसरे साल का साधारण, ये पहले साल पर साधारण के ऊपर ब्याज। अच्छा देखो 1 बटा 10 का मतलब ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 10 का 1 बटा 10 यानी कितना हो जाएगा? ये 10 का स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अपने को कह रहा है
कि दूसरे वर्ष का क्या दे रखा है, ब्याज। बताओ पहले साल में कितना 10, दूसरे साल में 10 तो मूलधन पर मिल गया, एक किसके ऊपर है, ब्याज पर, 10 और 1 दूसरे साल में कितना मिल गया। प्रश्न कह रहा है 11 नहीं 101 का मान है कितना हो जाएगा, 11 के 11, 11 दूना 1 यूनिट का मान कितना आ गया 12। क्या पूछा है, धन, धन कितना है 100, तो 100 निकालने के लिए कितने से गुणा, 100 से, कितने रुपए आ गए 1200 रुपए, कितने रुपए आ गए। रेट ऑफ परसेंट जो दे रखा है उसको फ्रैक्शन भिन्न में चेंज कीजिए। यदि 2 साल का पूछ रहा है तो इस वाली लाइन में 10, 3 साल का होता तो इस वाली लाइन में, नीचे से सेकंड लाइन में उस रेट का नीचे वाला मान लिखना है आपको। क्लियर सबका। ऐसा क्वेश्चंस आने की एग्जाम में ज्यादा संभावना रहती है, ब्याजों के अंतर के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस के आने की ज्यादा संभावना रहती है। थोड़ा सा और इंतजार कर लो। देखो किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए हैं, 160, कितने साल का। बताओ साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर बराबर मिलता है कि नहीं। अच्छा 2 साल में कितना ब्याज मिला 160, तो 1 साल में 80। देखो पहले साल में मेरे को साधारण ब्याज 80, दूसरे साल में मेरे को साधारण ब्याज 80। मेरे को बताओ चक्रवर्ती कितना मिल रहा है, मेरे को 170, कितना मिल रहा है 170, यानी कितने ज्यादा मिल रहा है। वो 10 ज्यादा क्यों मिला मुझे, वो 10 क्यों मिला, क्योंकि पहले साल वाले इस ब्याज के ऊपर भी तो 10 रुपए मिले ना मेरे को, ब्याज पहले साल के ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न, तो ब्याज की दर। बताओ ये 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं मुझे, कितने से मिल रहे हैं, 80 से। 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं कितने से, 80 से। ये 10 मिले कितने से मिले, 80 से। रेट निकालने के लिए कितने से गुणा कर दूंगा, 0 से 1/8 का मतलब कितना परसेंट, 12.5%। बस ये इजी सा क्वेश्चन था। आपको साधारण ब्याज दे दे 4 साल का, 4 का भाग लगा दो, हमेशा बराबर बराबर कर लेना। 4 का भाग लगा दे, 4 का क्या कर लेना, बराबर बराबर, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए कैसा होता है, समान, सबको बराबर बराबर बांटना है। अब 2 साल का देता है, जो ज्यादा दे रहा है वो उस जो पहले साल पर साधारण ब्याज था उसके ऊपर क्या मिलेगा, अपने को ब्याज मिलेगा। क्लियर है सबका। जैसे मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसे बोल देता कि 2 साल का साधारण ब्याज जो है वो 100 रुपए है, तथा मैं यहाँ पर बात करूँ 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज की तो वो 110 रुपए। ये तो SI का मान है और ये किसका मान है, CI। कितने साल का, 2 साल का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे सर 2 साल में SI कितना है, साधारण ब्याज 100 है, 1 साल में 50, पहले साल 50, दूसरे साल 50। अच्छा 10 ज्यादा मिल रहा है क्योंकि इसके ऊपर कितने रुपए लगे हैं, ये 10 रुपए कितने के ऊपर लगे हैं, परसेंट के लिए 0 से 5 दूनी 2 गुणा 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न को दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने साल में, 15 साल में, कितने साल में, 15 साल में कितने गुना हो जाता है। देखो 2 गुना मतलब पहले 1 था, 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, कितने साल में हो गया, 15 साल में। चक्रवर्ती ब्याज के बारे में एक छोटी सी चीज ध्यान है क्या आपको, छोटी सी, वो बताऊं क्या होती है, वो होती है कि मूलधन का और मिश्रधन का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है। अरे चक्रवर्ती ब्याज के लिए समान दर से समान समय अंतराल के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात कैसा रहता है, समान रहता है। कैसा रहता है, समान रहता है। तो 1 साल में 1 से 2 हो रहा है, कितने साल में, 15 साल में। कितने गुना करना है, 8 गुना। देखो 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 15 साल यहाँ लगे, 15 साल यहाँ लगे, 15 15 30 15, टोटल कितने साल लग जाएंगे, 45 साल। क्लियर है क्या सबका। हमेशा चक्रवर्ती ब्याज में जो होता है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होता है, समान। जैसे मैं कहूँ कोई राशि 1 से 4 गुना हो जाती है तो आगे देखो 1 से 4 हो रही है, यहाँ जो आता है उसको उससे गुणा करके लिख दो। 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 को 4 से गुणा करके लिख देना जो होता है वो। इस प्रकार से इनमें अनुपात चलता है। जैसे इसी क्वेश्चन की जगह मैं ऐसा कह देता, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यह धन कितने वर्षों में अपने आप का 81 गुना हो जाएगा। तो आप कहोगे पहले कितना होगा, 1 से, फिर 3 तिया 9 तिया
27 दिया, 1 2 3 और 4, कितने साल थे? 4 दाए कितने साल हो जाएंगे? 40 साल। ऐसे निकाल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत? आगे देखो क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के आधार पर क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं ना। अच्छा प्रश्न पढ़ो एक बार। देखो 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 9 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। मुझे ये अपना कमरा है क्लासरूम बड़ा, इसमें सबसे बड़ा कोई बांस रखना, ये मान के चलो सबसे बड़ा बांस रखना। कैसे रखूंगा मैं? उस कोने से इस कोने यानी विकर्ण। अरे ये हो सकता है सबसे बड़ा, लंबाई से चौड़ाई से भी बड़ा कौन होता है? विकर्ण होता है। तो किसके आधार पर रखते हैं? विकर्ण के आधार पर। तो इसमें निकालना क्या है? सीधी सी बात यह है कि निकालना क्या है? विकर्ण। मैं बात करता हूं कमरा। कमरा कैसे आकृति का होता है? घनाभाकार। कैसे आकृति का होता है? जहां 3 विमाएं दे दे तब तो घनाभ, जहां 2 विमा दे दे वहां पर आयत। अच्छा विकर्ण निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस है चौड़ाई का स्क्वायर प्लस है लंबाई कितनी? 12 का स्क्वायर 108 का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, जोड़ो 1 और 4 5 और 4 है 9, 8 और 6 14 और 4 18 का 8, 1 और 1 है कितना क्या होता है? कितने का होता है? आंसर कितना मीटर? 17 मीटर। मुझे यहाँ से और बता दो कि यहाँ पर मैं घन के बारे में पूछता कि घन में सबसे बड़ा लंबा बांस रखना है तो घन के विकर्ण का सूत्र बताओ फटाक से। घन का विकर्ण का सूत्र अंडर रूट 3 गुणा, मैं बात करता वर्ग का विकर्ण की बात करता वर्ग में अंडर रूट 2 गुणा, मैं बात करता आयत के विकर्ण की तो कैसे निकालता? अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ऐसे निकालता मैं। कोई दिक्कत? आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न ये दे रखा है कि आपके पास में 28 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शीशे के बेलन से कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है जिनमें से प्रत्येक गोली का व्यास 1.5 सेंटीमीटर है। तो पहले जो है बेलन और गोले की जो कहानी होती है वो समझो थोड़ी सी। सबसे पहले मैं इधर बात करता हूं किसके बारे में? बेलन की आकृति क्या ऐसी होती है क्या? मम्मी के पास वाले कैसे नहीं होती है ना, उसमें से वो 2 साइड में जाते हैं, उनको काटना है डंडियों को, बाद में ये आकृति बन जाएगी। आपने जैसे गोल जो टंकी बनी होती है उस टंकी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? बेलनाकार होता है। अच्छा अब देखो बेलन में क्या क्या दे रखा है आपको? 28 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। इस शीशे के बेलन से गोलाकार गोलियां बनाई, यानी इसका जितना आयतन है उतना ही आयतन किसका होना चाहिए? गोले का होना चाहिए। अब देखो बेलन की मैं बात करता हूं तो बेलन में कभी भी आपको यदि पूछ लिया जाए क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ लिया जाए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। कभी भी क्या पूछ लिया जाए? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। कभी भी पूछ लिया जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इस वृत्त का और जोड़ देना, यानी प्लस कर देना 2 पाई आर ए स्क्वायर। क्या कर देना? 2 पाई आर ए स्क्वायर। आपको 2 सूत्र मोटे मोटे ध्यान में रखने हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर ए स्क्वायर। ऐसे एक फॉर्मेट और बनता है, भुजाओं का योग और विकर्ण का मान दिया हुआ होता है तब क्षेत्रफल निकालना। तो भुजाओं के योग का वर्ग करके विकर्ण का वर्ग जो है माइनस करने पर बेलन का क्षेत्रफल का मान आ जाता है। आगे मैं बात करता हूं, देखो बेलन के बाद में एक और क्या दे रखा है? गोला। क्या दे रखा है? गोला दे रखा है। देखो गोला वृत्त की तरह ही दिखता है लेकिन गोला जो आकृति होती है वो ठोस आकृति होती है। कैसे आकृति होती है? ठोस आकृति होती है। तो गोले की मैंने त्रिज्या कितनी मान ली? आर। कितनी मान ली त्रिज्या? आर मान ली। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ इसका मुझे चाहिए क्षेत्रफल। क्या चाहिए मुझे? इसके लिए क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर ए स्क्वायर। मैं बात करूँ इसका मुझे आयतन चाहिए तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है? तो इसका सॉरी पाई आर स्क्वायर
स्क्वायर एच लिखना भूल गए अपना ना। आयतन जो है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहीं पर आपको पूछ लिया जाए, मान लो शंकु के बारे में, किसके बारे में पूछ लिया जाए, शंकु के बारे में। तो शंकु की यदि मैं बात करता हूं तो शंकु में एक तो अपने को इसकी क्या चाहिए, ऊंचाई, एक क्या चाहिए इसकी त्रिज्या, एक चाहिए इसको नाम देते तिर्यक लंबाई एल। इस एल का मान निकालते हैं अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यदि इसमें पूछ लिया जाए इसका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ए एल, पाई आर ए एल होता है। इसमें क्या पूछ लिया जाए, आयतन, क्या पूछ लिया जाए, आयतन। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। मुझे ये बताओ, मैं इस 1/3 को हटा दूं, किसको हटा दूं, 1/3 को हटा दूं, क्या बचा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसका क्षेत्रफल है। तो मैं ऐसे पूछ लूं आपको कि मुझे ये बताओ कि एक जो अपना बेलन है उसमें समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के कितने जो शंकु हैं वो समाहित किए जा सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक बेलन में समान त्रिज्या के कितने शंकु समाहित किए जा सकते हैं, कितने, 3। मैं ऐसे पूछूं एक शंकु बनाने के लिए एक बेलन का कौन सा हिस्सा चाहिए, 1/3वां हिस्सा, तीसरा हिस्सा चाहिए अपने को। आगे मैं यहाँ पर यदि बात करता हूँ इसके बारे में तो देखो 3D आकृतियों में एक अपने पास घन और क्या आता है, घनाभ आता है, घन और क्या आता है, घनाभ आता है। इस पर्सन ने पूछा 28 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर आधार वाले एक शीशे के बेलन से कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। अब देखो इसमें यदि मैं बात कर रहा हूँ, सूत्र याद हो गए क्या, अरे सूत्र याद हो गए, वो सबकी आ जाएगी, देखना नहीं उधर है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, किसका, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले की बात करता हूं, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है। अच्छा, फिर मैंने किसकी बात की, शंकु। शंकु में तिरछी वाली लंबाई को क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एल। हिंदी में बताओ तिर्यक लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर है। अच्छा, क्षेत्रफल, आयतन, आ जाओ प्रश्न पे, देखो सूत्र याद हो गया ना सबको। अब देखो ऐसा, इसकी ऊंचाई कितनी, 28, अच्छा त्रिज्या कितनी, 6। अब देखो किसी भी चीज को समाहित करना है कि तो उसका हमेशा आयतन निकालते हैं। जैसे पानी की बोतल है उसमें पानी भरना है तो क्षेत्रफल निकालोगे, आयतन, आयतन। मैं कहूं कि क्लास में आपको भरना है मेरे को स्टूडेंटों को, क्या निकालूंगा, आयतन, एक के ऊपर एक, है ना। यहां पर फिर मैं बात करता हूं इसके आयतन की, तो बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, फिर मैं पूछूं कि आयतन बताओ गोले का क्या होता है, 4/3 पाई आर। ये तो एक गोली का आयतन है, कितनी गोलियां मान लेते हैं अपन, n। तो इनको आपस में क्या कर देंगे, बराबर, आपस में क्या कर देंगे, बराबर। अब देखो पाई से क्या पाई कट गया क्या, अच्छा देखो आर अलग अलग है तो इसको मैं कैपिटल मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा, आर स्क्वायर क्या बताओ मुझे, बेलन की त्रिज्या 6, तो 6 गुणा ऊंचाई कितनी, देखो 4/3 गुणा आर, कैपिटल आर। देखो यहां पर इसका क्या दे रखा अपने को, व्यास दे रखा है, व्यास 1.5, त्रिज्या 1.5 बटे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सब सेम चल रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी इसकी 1.5/2 गुणा 1.5/2 गुणा 1.5/2 गुणा n, ठीक है। अब कर लो, देखो काटा पीटी, इस पॉइंट को उठाओगे बटे में 0, इस पॉइंट को उठाओगे बटे में 0, इस पॉइंट को उठाओगे बटे में 0। अब देखो यहां से काटा पीटी करते हैं, 2 दूनी 4 से 4, 3 पंजे, मैं इन 0 को नहीं छोड़ूंगा, देखो इधर से, है ना। अब देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 3 दूनी 6, 2 दूनी, देखो ये इधर काट लेते हैं 5 से, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो ऊपर का सब खेल खत्म इधर से, तो 2 दूनी 4, 28,
गुणा 4 गुणा 2 दूनी 4, 4 चौकी 16, 28 गुणा 16 चौके 64, 8 चौक 32। तो कौन से ऑप्शन है? मुझे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 1700। आप गुणा कर लेना, मैंने कर लिया है। 1700 कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1792 आ जाएगा। क्लियर है सबका? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनके भी पूछने की संभावनाएं बनती है। कैसे बनती है? आपको दे देगा कि एक कमरा है, इसका आयतन दे दिया, ठीक है। वो कहता है कि एक कमरे में 50 किलो का एक स्टूडेंट बैठा है, उस कमरे में कितने बैठा सकते हैं अपन, है ना। तो ऐसा आयतन पूछ सकता है। तो आप कमरे का आयतन निकालो और एक स्टूडेंट का वजन का भाग लगा दो, आपका क्या आ जाएगा? उसमें कितने स्टूडेंट बैठाए जा सकते हैं। क्लियर है सबका? जैसे मैं कहूं एक जो है, एक पानी का कैंपर है, उसमें 20 लीटर पानी भरा जा सकता है, और मैं कहता हूं कि 1 लीटर की कितनी बोतलें पानी की उसमें भरी जा सकती है। तो आप क्या करोगे? 1 लीटर आयतन बोतल का है, उधर उस कैंपर का 20 लीटर है, तो 20/1 बराबर कितनी बोतलें भर लोगे? 20। कितने भर लोगे? 20। इस प्रकार से क्वेश्चन हल करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, वर्दी वाले क्वेश्चन जो हैं इनके पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। कभी भी देख लेना, कहते कि भुजाओं में वर्दी कर रहे हैं, एसी कर रहे हैं, तो इनमें क्षेत्रफल में वर्दी पूछ लेता है, कई बार आयतन में पूछ लेता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं अपने। यदि किसी गोले की त्रिज्या में कितने की वृद्धि कर दी जाए? 50%। 50% मतलब 1/2। किस में वृद्धि कर रहे हैं? वृद्धि करने मतलब पहले 2 थी तो अब कितनी हो गई? 3 हो गई। तो क्या बताना है? तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो आयतन में वृद्धि प्रतिशत निकालना है। किसमें? आयतन में। मुझे यह बता दो कि आयतन क्या होता है? अरे गोले का आयतन अभी लिखाया था 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर। कभी भी फॉर्मूला रखे, तुलना कराएं कि परसेंट में बताओ और अनुपात बताओ। ऐसी कंडीशन में जो सेम मान दिखते हैं, जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकते, उनको भूल जाना, यानी काट दो उनको। 4/3 कभी चेंज हो सकता है क्या? हमेशा ही 4/3 मान रहेगा। पाई का मान 3.14327 ऐसा होता है, हमेशा वही मान रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये कट गए। क्या बचा? आर का, यानी इसका आयतन का रिलेशन देखते हैं तो इसे गोले के आयतन के लिए इसका आयतन का जो रिलेशन है वो आर का क्यूब, यानी त्रिज्या का क्यूब। त्रिज्या कितनी? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। कितना हो जाएगा? 27। यानी पहले आयतन कितना था? 8 था, अब आयतन कितना हो गया? कितने से बढ़ गया? 19। कितने पर बढ़ा? 8 पर। परसेंट के लिए गुणा 100। देखो ये इधर काटते हैं तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 4 से कट जाएगा 25 बारी। 25 गुणा 19 कर लीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा? 25 नाम 225 का 5 हासिल की 22, 25 और 22 47, 475/2। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 7 14, तो 237.5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। 237.5% क्या हो जाएगी? वृद्धि। किसमें वृद्धि होगी? ये आयतन में होगी। और प्रश्न ने किसमें पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे बता दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है क्या? अच्छा, आर का अनुपात 2/3, 4 पाई काट दो, आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 से 9 कितना बढ़ गया? कितने से बढ़ा? परसेंट के लिए 4 से कितने बढ़ी? 25 पंजे 100। कौन सा ऑप्शन है इसमें? जो है मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ डाल दिए थे, ऑप्शन जो है केवल क्षेत्रफल वाले इसमें दे रखे हैं, तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो आपके लगभग क्वेश्चन तो जो है पूरे हो चुके हैं। अब और किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है उस पर थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए। उसके बाद में अपन करेंगे सीटी के 8 पेपर। 8 पेपर में 8 पंजे 40 प्रश्न। हाँ जी, आज ही नहीं अभी, हाँ ब्रेक दे दिया जाएगा आपको। देखो एक छोटी सी चीज, क्वेश्चन पूछने की संभावना जहां से रहती है, देखो आपको कह देगा कि वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या में मैंने 20% की वृद्धि कर दी। कितने की वृद्धि कर दी? 20% की वृद्धि कर दी। मुझे ये बताओ कि इस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर
वृद्धि कमी में कांस्टेंट मान को तो भूल जाओ, आर का स्क्वायर कर दो। देखो 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1 बटा, यानी त्रिज्या 5 से आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 25 से 36 यानी कितना बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया, परसेंट के लिए 2500 के 11 चौके कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो बताओ ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो कि नहीं आप लोग? अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते आप लोग? कोई दिक्कत है क्या इनमें? इसके अलावा देखो दूसरा यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आयत से संबंधित मैं और बता देता हूं एक आपको, क्योंकि आयत में रेशियो मेथड लगाना पड़ेगा आपको। आयत की जब मैं बात करता हूं तो मैंने कहा आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि है, आयत की चौड़ाई में 20% वृद्धि है। तो आप मुझे यहां पर ये बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। कैसे निकालेंगे? देखो 10% यानी 1 बटा 10 से कितना 11, 20% 1 बटा 5 से कितना, बताओ क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्या, 10 पंजे 11 छीके कितना बढ़ गया, कितने परे, परसेंट के लिए 50 दूनी 16 दूनी कितने परसेंट की वृद्धि। दो चीजों को जोड़ने पर तीसरी चीज मिले, दो को गुणा करने पर तीसरी मिले, तो लगा दो कौन सा मेथड, सक्सेसिव। क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा, बताओ वृद्धि होती है तब तो कमी होती है तब, क्या वृद्धि हो रही है क्या, लिख दो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 बटा 0 से 0 0 से 20 और 10 2 एकम 2 30 और 2 कितने परसेंट। बताओ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए जितने करवा दी उनमें से कर सकते हो कि नहीं, कोई दिक्कत? तो इन क्वेश्चंस को जो है एक बार फिर से आपको देखना है, कोशिश करनी है इनको हल करने की।